एंड व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो एक बार मुझे सारे के सारे लोग कंफर्म कर देंगे ताकि मैं इस सेशन की जबरदस्त शुरुआत कर सकूं सर, एकदम मजेदार शुरुआत कर सकूं, एकदम बढ़िया से हम लोग आगे बढ़ सके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आ जाएंगे सारे के सारे लोग। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, क्या बात है, क्लियर है सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपके साथ तो हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे थे। मेरे हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का तीसरा लेक्चर आज का हमारा होने वाला है और लगभग हमें 2 सेशंस लगेंगे इस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमारा एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हो जाने वाला है। छोटा एक्ट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। और जैसे हमारा ये एक्ट समाप्त होता है हमारा पूरा फाउंडेशन का लॉ भी हो जाता है पूरा पूरा फिनिश। ओके सर, चलिए दोस्तों एक बार फटाफट अब क्विकली अपन लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। बढ़िया प्यारा सा रिवीजन करेंगे कि अपन ने पहले क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना? यस सर। चलिए मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, हमने लास्ट टॉपिक से आई थिंक सो पढ़ना चालू किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जरा जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होता है, जिसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बेटा। जहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर है जो मेकर ने साइन किया है, और मेकर मेकर मतलब आईजी सर थे, जिन्होंने डायरेक्ट किया है किसी पर्सन को कि तुम क्या करो, एक सर्टन सम ऑफ मनी को पे करो। क्या करो बोलो? सर्टन सम ऑफ मनी को तुम पे करो। किसको? या टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन या बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एक सर्टन सम ऑफ मनी को एक तो तुम पे करना किसी पर्सन को, या जो भी बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा ना उस व्यक्ति को आपने क्या करना है, पेमेंट करना है। अब देखो इसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कौन सी 3 पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है जरा बताइए तो। देखो एक होता है बेटा मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज फाड़ा है यानी कि उसे ड्रॉई बोलेंगे, और तीसरा क्या बोला जाता है, तीसरा पेई बोला जाता है। तीसरा क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? पेई बोला जाता है। पेई का मतलब क्या होता है? पेई का मतलब होता है सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट, समझो ना, पेई का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का पैसा रिसीव करने वाला है उस व्यक्ति को अपन लोग पेई कहते है। सर फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, जिसके बहुत सारी चीजें तो कॉमन थी, प्रोमिसरी नोट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वो क्या था? राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मनी होना चाहिए, डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, और ड्रॉवर ने इंस्ट्रूमेंट को साइन, ड्रॉवर यानी कि आईजी सर ने इंस्ट्रूमेंट को साइन करना चाहिए। फिर सर ड्रॉवर ड्रॉई और पे सर्टन पर्सन होना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर्टन पर्सन होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, ये बेयरर और ऑर्डर 2 प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो बेयरर हो, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, वो केवल टाइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बेयरर मतलब, देखो बेयरर मतलब जो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो ओनर है, और डिमांड का मतलब होता है कभी भी पैसे मांग सकता। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि अगर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर भी है तो उसमें एक टाइम, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम, जब से बिल बनाए उसके एक स्पेसिफाइड टाइम बाद ही कोई व्यक्ति पैसा मांग पाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। क्या? बिल्कुल। लेकिन जिस बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर किसी का नाम दे के रखा है तो वो बेयरर और टाइम दोनों हो सकता है, उसमें कोई परवाह नहीं है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे लोग जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? क्या है ना? यस सर। अब देखो क्या बोला गया, जो सम है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं बताइए, जो सम है ना बेटा, ये क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? सर्टन। सर्टन का मतलब फिक्स अमाउंट होना चाहिए, और ऑर्डर यहाँ पे पैसा देने के लिए मनी ओनली ही होना चाहिए, और स्टैम्प भी होना चाहिए। स्टैम्प पेपर के ऊपर मैंने आपको बताया था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनना चाहिए। फिर कुछ अपन ने डिफरेंसेस वगैरह देखे थे जो काफी काफी इजी इजी थे, ये बात अपन जानते हैं। फिर इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था सर? हम लोगों ने चेक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था बोलो जल्दी से? चेक के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब होता है सर, देखिए क्या, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहूंगा मैं? फिर से कहूंगा, चेक बेटा क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस बात का ध्यान रखना।
तो चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी बैंकर, किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ होता है। एंड ध्यान रखना, नॉट एक्सप्रेसली टू बी पेबल अदरवाइज दैन डिमांड। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होने वाला है। मतलब कि जब तक आईजी सर बैंक में चेक को प्रेजेंट नहीं करते बेटा, तब तक मुझे एक बात बताइए, बैंक मुझे पैसा देने वाला है क्या? नहीं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक दोनों आते हैं। सर फिर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक वाला भी पढ़ा, ट्रंकेटेड भी पढ़ा। जो क्लियरिंग साइकिल में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसे ट्रंकेटेड चेक बोला जाता है। देखो, पार्टीज टू चेक कौन होता है? जो चेक को बनाता है। मुकेश अंबानी हुआ ड्रॉवर, उसने चेक ड्रॉ किया किसके ऊपर? एसबीआई के ऊपर। तो मैं कहूंगा आपके साथ सी ड्रॉई यहाँ पे कौन हुआ? एसबीआई हुआ। और पेई मतलब जिसको चेक का पैसा मिलने वाला है उस व्यक्ति को पेई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो बेटा जी। उसे पेई बोला जाता है। तो ये जो पेई व्यक्ति है ना, उसको पैसा मिलने वाला होता है। क्या होने वाला होता है? बोलो जल्दी से। उसको पैसा मिलने वाला होता है चेक का, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। ऐसी बातें यहाँ पे की गई है। क्या आप इसको समझे? है ना? यस सर। तो तीन पार्टीज होती है। जो चेक को बनाता है वो ड्रॉवर, जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है कि अमाउंट को पे करो, वो जो बैंक है उसे बोला जाता है ड्रॉई। और जिस व्यक्ति को, जिसके फेवर में चेक आप ड्रॉ करते हो, उसे अपन लोग पेई का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बोलो जल्दी से। पेई का नाम यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो तीनों चीजों का एक ही जगह आपको रिविजन हो जाएगा, है ना? एक ही जगह पे पूरा रिविजन यहाँ पे दे के रखा है। ओके सर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक के बारे में पढ़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा बोला जा रहा है पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। दूसरा बोला गया ये स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ होता है, जैसे एसबीआई। और ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। यानी कि जब तक आप एसबीआई में चेक को जमा नहीं करवाते ना बेटा, तब तक क्या आपको पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं सर, तब तक पैसा नहीं मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। क्या आप इसको समझ गए? सारे लोग फटाफट बता देंगे, जल्दी से बता देंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए इतना? क्या अब मैं आगे बढ़ू बेटा? क्या मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चल सकता हूं क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा टॉपिक है। आपको मजा आ जाने वाला है। आप बोलोगे सर मतलब क्या बड़ा है, बदल मजा आ गया, मतलब क्या जोरदार टॉपिक पढ़ा दिया आज, ऐसा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सारे लोग फटाफट बता दीजिए मुझे, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? है ना? यस सर। चलिए, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो जल्दी से। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए सर, अब देखो क्या सबसे पहला अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नीडलेस टू से ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। याद करो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला लेक्चर था, तो उसमें दूसरे पेज में ही अपन ने ये पॉइंट पढ़े थे, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। चलो आप मुझे बताइए एक बात कि सर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो ओनर माना जाता है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास ओनर है वो क्या माना जाता है? वो इसका मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है वो ओनर माना जाता है। तो सर हम लोगों ने पढ़ा था कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसके पास क्या है, जिसके पास उस जिसके पास उसका पोजेशन है, कि जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, वही व्यक्ति क्या माना जाता है? वही व्यक्ति ओनर माना जाता है, ऐसा हम लोगों ने एक्सक्यूज मी। आइए, वो व्यक्ति क्या माना जाता है बताइए जल्दी से? वो व्यक्ति ओनर माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो। वही व्यक्ति ओनर माना जाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। बराबर है ना? यस सर। अब क्या होता है, एक तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया ना बेटा, एक तो पहली बात उसके ऊपर ही लिखा हुआ है बेयरर करके ऐसा शब्द, या दूसरा जो लास्ट एंडोर्समेंट हुआ है ना, वो लास्ट एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, किसी दूसरे व्यक्ति को देना। वहां पे अपने कोई नाम नहीं डाला है, सिर्फ साइन करके ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये दोनों केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बेयरर माना जाता है। ठीक है ना? तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आपने बेयरर शब्द का प्रयोग किया तो वो बेयरर बन जाता है। या जो लास्ट एंडोर्समेंट था, अगर वो ब्लैंक किया आपने, यानी कि किसी पर्सन का नाम नहीं डाला उसके अंदर, बस साइन करके छोड़ दिया, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सारे लोग बोलेंगे बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? बोलो जल्दी से। बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना? चलिए सर,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब बेयरर का एक पॉइंट हो गया, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं और वो कौन सा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, ये पे किया जाता है, ये पेबल होता है, किसको? ओनली टू अ पर्सन पेबल होता है। एक तो पर्सन को, या ऑर्डर ऑफ पर्सन पेबल होगा। क्या कहा मैंने, बोलो, या ऑर्डर ऑफ पर्सन। जैसे देखो, अगर बेटा प्रॉमिसरी नोट के ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे इंद्रेश गांधी और हिज ऑर्डर, तो मतलब क्या, एक तो मैं इंद्रेश गांधी को पे करूंगा, नहीं तो मैं इंद्रेश गांधी के ऑर्डर पर किसी दूसरे व्यक्ति को पे करूंगा, बराबर ना। तो जब हम किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी इंसान को पे करने के बारे में बात करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट उसे कहा जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो जल्दी से। हाँ सर, ये पढ़ा हुआ था, ये वही वाले पॉइंटर्स है जो हमने शुरुआत में पढ़े थे। देखो यहाँ पे क्या, सेक्शन 13, बेयरर इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट वेयर नेम, एक तो ब्लैंक है, या वेयर द नेम ऑफ पे स्पेसिफाइड द वर्ड्स और बेयरर, या लास्ट इंडोर्समेंट अगर आपने ब्लैंक किया है तो इसे बोला जाता है क्या, इसे सर मेयर डिलीवरी। मेयर डिलीवरी का मतलब होता है बस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल ये जो माउस है, ये माउस अगर मैं आपको दे दूं तो इसे डिलीवरी बोला जाता है बेटा। उसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करके। डिलीवर का मतलब होता है दूसरे पर्सन को दे के सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या दूसरा, फिर क्या बोला जा रहा है, फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है। सर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल, देखो, पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, या पेबल टू ऑर्डर ऑफ पर्सन वेयर लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। तो ऐसे केस में यहाँ पे इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर होता है, यानी कि साइन भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। साइन भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे, साइन भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे, साइन भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। समझे आप बात को? यस सर। तो अगर हमें ट्रांसफर करना है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो साइन भी किया जाता है, यानी कि जिसे इंडोर्समेंट बोलेंगे, और डिलीवर किया जाता है किसको, इंस्ट्रूमेंट को। डिलीवर किया जाता है बेटा किसको, इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया जाता है। क्या समझ गया? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया, एकदम जोरदार, एकदम प्यारा प्यारा। ठीक है, आओ सर। अब अब मैं बताने जा रहा हूं किसके बारे में, सर अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सारे लोग थोड़ा सा फोकस करना अगले पॉइंट के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। जिसमें हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, सर हम लोग बात करेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलो सर, क्या आप सारे लोग हैं तैयार? फटाफट बताइए मुझे जल्दी से। ओके, चलो बताइए दोस्तों, एकदम रेडी रेडी, सारे लोग कमेंट कर देंगे एकदम रेडी रेडी करके, फटाफट। आ जाओ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फोकस करना बेटा, जो मैं कहने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीजें। क्या कह रहा हूं मैं, बताइए मुझे जल्दी से। सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैं कुछ बातचीत कर रहा हूं, प्लीज सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से फोकस करना, एकदम अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो क्या, आओ, देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एकदम अच्छा अच्छा सुनना बात को। देखिए पहला क्या, पहले अगर हम लोग बात करें आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने जा रहा है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं अगले पेज पे जाता हूँ बेटा, और अगले पेज पे देखो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की क्या प्यारी डेफिनेशन दे के रखी है, ऐसा जी बावड़ो हो गया बेटा ये डेफिनेशन देख के। देखिए क्या, A foreign instrument is the one which is not an inland instrument। वाह वाह, क्या फूक के डेफिनेशन की है बेटा, आप समझो ना।
मतलब क्या सर? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है। तो इनलैंड का मतलब क्या होगा? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो, हाँ सही समझे आप, फॉरेन नहीं है ना नालायक? बोलो बोलो हाँ करके। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है। तो इनलैंड का मतलब क्या होगा? जो फॉरेन नहीं है। मजा है ना बेटा? यही चलाना, मजा नहीं लाइफ है ना? मस्त इन्फिनिटी लूप चलने दो बेटा, वही के वही है ना। चलो 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 सर, कोई बात नहीं। तो अब इन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, हमने वो तो नशे कर दिए लेकिन हमने यहाँ नशे नहीं किए। इनका कहना है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है करके, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्या इन्होंने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने नहीं समझाया, समझाया इन्होंने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को। देखो किस कदर, कैसे आखिर आपने इन्होंने समझाया है। आ जाइए मैं आपको बताता हूं। देखो सर, इनका कहना है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का अर्थ क्या होता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में दो कंडीशंस होती है। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। सर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में दो कंडीशन होती है, इस बात को ध्यान रखना। कितनी कंडीशन होती है बोलो मुझे जल्दी से। सर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेड इन इंडिया होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ बनाया जाना चाहिए? मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है इंडिया में। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। ये इंस्ट्रूमेंट, हाँ आईसीआई चलती फिरती कोकेन है, कोकेन, बिल्कुल सही। तो पहली कंडीशन क्या बोला? पहली कंडीशन बोला कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, ये क्या है बताइए मुझे जल्दी से। ये इंस्ट्रूमेंट भारत में बनाया जाना चाहिए। मतलब जब ये ड्रॉ हो रहा है, जब ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, वो इंडिया में बनाया जा रहा है। पहला पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आप लोगों ने बनाना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर सर। अब देखो क्या, अब आ रहा है यहाँ पे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? देखो यहाँ पे, ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। ओके सर, दूसरी कंडीशन क्या है बता दो सर, रहा नहीं जा रहा, एक मिनट रुक रहे, है ना। देखो, ये है पहली कंडीशन और ये है दूसरी कंडीशन। मैं आपको बता दूं, दोनों कंडीशन आपकी अचीव होनी चाहिए। वन भी होनी चाहिए, टू भी होनी चाहिए। अब टू के अंदर है ना, इसके अंदर दो बातें हैं और दोनों में से आपने कोई भी अचीव कर लिया तो भी मैं ऐसा कहता हूं कि सेकंड वाली कंडीशन आपने अचीव कर ली। मैंने क्या कहा बताइए सर? ए पॉइंट को अगर आपने कर लिया या आपने बी पॉइंट को कर लिया, दोनों में से कोई भी या दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक या दोनों कंडीशन अगर आपने अचीव कर ली है ना, तो मैं ये कहूंगा आप लोगों के साथ कि आपने सेकंड कंडीशन अचीव कर लिया। क्या कहा बताइए जल्दी से? कि आपने सेकंड कंडीशन अचीव कर लिया, ऐसा मैं यहाँ पे कह दूंगा, ऐसा मैं यहाँ पे मान लूंगा बेटा, ठीक है ना। ओके सर, चलो सर बताओ 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 जल्दी से मुझे। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपके साथ क्या बोला जा रहा है, समझना बात को, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आईसीआई पहला क्या, आईसीआई बोल रहा हूं, पहला क्या बोला यहाँ पे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट बेटा जो कहाँ पे बनाया गया है? इंडिया में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? इंडिया में बनाया गया। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या सर, दूसरा कंडीशन क्या बोला जा रहा है? दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक तो ये मेड पेएबल इन इंडिया है, मेड पेएबल इन इंडिया है, या या ड्रॉन अपॉन पर्सन, ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या कहा मैंने? बोलो। ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। मैंने बहुत ही जबरदस्त बात कहा, मैंने कहा कि एक तो ये मेड पेएबल इन इंडिया है, या ये ड्रॉ किया गया है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो क्या है बताइए मुझे, जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। तो ये दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपने अचीव कर ली तो सेकंड कंडीशन अचीव हो जाएंगी, और पहली और सेकंड कंडीशन अचीव हो गई तो मैं कहता हूं ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, ठीक है। चलिए सर ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे फोकस करना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बेटा नागपुर में एक बिल बनाया। मैंने क्या किया बताइए मुझे जल्दी से? मैंने नागपुर में एक बिल बनाया, ठीक है, ओके। मैंने नागपुर में ये जो बिल बनाया बेटा, ये किसको दे दिया? ये डॉली चाय वाले को दे दिया। और डॉली चाय वाले ने इस बिल को किसको दे दिया? बिल गेट्स को दे दिया। किसको दे दिया बोलो जल्दी से? बिल गेट्स को दे दिया, ठीक है, ओके सर। तो मैंने फिर से रिपीट करूंगा, मैंने बिल बनाया, मैंने बिल बनाया नागपुर में, मैंने इस बिल को दिया डॉली चाय वाले को, है ना, ओके। और फिर आखिरी में क्या हुआ? उसने बिल गेट्स को एंडोर्स कर दिया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या कहूंगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहूंगा या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहूंगा? बताइए मुझे जल्दी से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या नाम दूं? इनलाइन इंस्ट्रूमेंट दूं या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का नाम दूं? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। क्यों? सर ये पहली कंडीशन अचीव हो गई इंडिया में बिल बनाए करके, बराबर। और दूसरी में से क्या बोला? और दूसरा देखो ना, ड्रॉन किसके ऊपर किया गया? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर। भले वो पेबल बाहर हुआ होगा पर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया हो गया, तो सेकंड कंडीशन अचीव हो गई। तो मैं कहूंगा सर इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्या आप इस बात को समझ? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। चलिए सर, मैंने बेटा नागपुर में बिल ड्रॉ किया। मैंने नागपुर में बिल ड्रॉ किया। ये जो नागपुर में मैंने बिल ड्रॉ किया ना, इस बिल को सुनो ना बात को, मैंने नागपुर में बिल बनाया और इस बिल को दे दिया मुकेश अंबानी को। किसको दे दिया? मुकेश अंबानी को। और इसको बाद में एंडोर्स कर दिया जाता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ड्रॉन अपॉन और पेबल, इसको मैं पे करने दे देता हूं किसको? मान लीजिए मैं इसको किसको पे करने दे दूं बेटा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूं प्रणव सर को पेबल के लिए। प्रणव सर कहाँ पे रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए इस बिल को मैं क्या नाम दूं? सारे लोग जल्दी से बता दो मुझे, इस बिल को मैं क्या नाम दूं? सर इस बिल को भी आप लोग नाम देंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम देंगे? बोलो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि ये मेड इन इंडिया हुआ बेटा। और दूसरा, इसमें तो दोनों कंडीशन अचीव हो गई, यानी कि पेबल इन इंडिया भी हो गया, ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया भी हो गया, तो इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ठीक है सर, सुनो बेटा क्या हुआ। मार्क जुकरबर्ग ने जो बिल है ना बेटा, ये कहा बनाया? यूएसए में उसने बिल बनाया। क्या कहा मुझे बताइए? यूएसए में उसने बिल बनाया, ठीक है ना? ओके। उसने वो जो बिल है बेटा वो किसको दिया? उसने वो जो बिल है ना वो दिया किसको? वो दिया यहाँ पे किसको दिया होगा? बताइए मुझे जल्दी से। सर वो बिल को उसने दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किरण पोलार्ड को। और जो किरण पोलार्ड है उसने वो बिल को इंडोर्स कर दिया मुझे, यानी कि किसको? आईजी को एंडोर्स कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहूं या मैं इसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहूं? क्या कहूं मैं इसे? बोलो जल्दी से मुझे। सर ऑब्वियस सी बात है, पहली कंडीशन ही अचीव नहीं हुई इंडिया में बनने की, और अगर वो इंडिया में आ रहा है तो ऐसे केस के अंदर मैं इसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? बोलो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का नाम दूंगा। ठीक है। सेम एग्जांपल, मार्क जुकरबर्ग ने बिल बनाया बेटा, ये दिया किसको? किरण पोलार्ड को। और किरण पोलार्ड ने उसको किसको ट्रांसफर किया बेटा? रिकी पॉन्टिंग को ट्रांसफर किया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इसको क्या नाम दूं? मैं इसको क्या नाम दूं? बताइए मुझे जल्दी से। मैं इसे इंडियन नाम दूंगा या इसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहूंगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नाम दूंगा या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नाम दूं? बोलो बोलो बोलो, इनलैंड नाम दूं या फॉरेन नाम दूं? इस ये तो बेटा मेरे लिए बिल ही नहीं है। अब समझो बात को। देखो, बिल हमारे लिए वो है, समझना, बिल हमारे लिए वो है जिसका हमारे साथ ताल्लुकात रखता हो, जो या जो हमारे लिए कनेक्शन क्रिएट कर रहा हो। मुझे एक बात बताइए, एक बाहर का व्यक्ति दूसरे बाहर के व्यक्ति के ऊपर बिल इशू करता है जो तीसरे बाहर वालों को देता है, उसको इंडिया से क्या लेना देना? इंडिया का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको क्यों इज्जत देगा? आप मुझे एक बात बताइए। इंडिया का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसको बिल ही नहीं मानता। अब समझना। हाँ, अगर ये पेबल इंडिया में होता तो फॉरेन बिल होता, या मार्क जुकरबर्ग मान लो मुकेश अंबानी पे बिल पाड़ता और वो रिकी पॉन्टिंग को देता, तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ? बोलो ना जल्दी से। मैं ये कहूंगा आप लोगों के साथ, सर इसे इसे मैं डेफिनेटली कहता कि ये क्या है? बोलिए ना सर। इसे मैं डेफिनेटली कहता कि ये फॉरेन बिल है, मतलब जिसका इंडिया के साथ कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। समझे क्या? बेटा कोई तो चीज इंडिया में हिट हो तो मैं उसको रिकॉग्नाइज करूं ना, इंडियन या फॉरेन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपना एक्ट है, अब समझना, है ना? तो अगर मैं उसमें हिट कराना चाहता हूं कोई चीज, तो वो कम से कम इंडिया को किसी ना किसी फॉर्म में तो अफेक्ट करना चाहिए। अब समझे क्या बात को? इंडिया में वो किसी ना किसी फॉर्म में तो अफेक्ट करना चाहिए ना, बताइए मुझे, है ना? यस सर।
तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, इसलिए ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि सर अगर कोई बिल मेड इन इंडिया है और अगर वो पेबल इन इंडिया होता है और ड्रॉन अपॉन पर्सन इन इंडिया होता है, तब ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या बोला जाता है, बोलो 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 सर, इसे बोला जाता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और फॉरेन क्या होगा, इसको छोड़ के कोई भी चीजें फॉरेन है। जैसे मान लो सर कोई बिल बना आउटसाइड इंडिया और वो इंडिया में इसमें से कोई कंडीशन आ गई तो फॉरेन बन जाता है। सर समझ रहे हैं आप बात को, अरे बोलो ना बेटा, क्या बात को समझे क्या, है ना, यस सर, वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बन जाता है। अच्छा मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, पूछूं क्या मैं आपसे, हाँ पूछो ना सर। देखो मुकेश अंबानी ने है ना बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है ना, ओके। ये मुकेश अंबानी ने बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, रियाना को दिया। रियाना ने क्या किया, उसको टेलर स्विफ्ट को दिया। मुझे एक बात बताइए, इसको मैं क्या नाम दूं, क्या मैं इसे इनलैंड नाम दूं या मैं इसे फॉरेन नाम दूं, बताओ जल्दी से मुझे, क्या मैं इनलैंड नाम दूं या मैं इसे फॉरेन नाम दूं। सर पहली कंडीशन अचीव हुई लेकिन दूसरी कंडीशन अचीव नहीं हुई, तो मैं कहूंगा आप इसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बोलो जल्दी से, आप इसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे। क्या आप इसको समझ गए क्या, फटाफट बताइए बेटा मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से एकदम जोरदार तरीके से, क्या इस कंसेप्ट को आप समझ गए क्या, क्विकली बोलो, जल्दी से बोलो, अभी क्या अभी बोलो। गॉट इट एवरीवन, सारे लोग फटाफट बताएंगे मुझे, गॉट इट एवरीवन, क्विकली बोलो, क्विकली बोलो, क्विकली बोलो, यस सर। चलिए आगे बढ़ू मैं, क्या मैं आगे बढ़ू, प्लीज एक बार इसको रीड करो बेटा। देखो क्या, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, मतलब कि ऐसा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ या मेड इन इंडिया है या पेबल है ना, एंड, तो ये पहली कंडीशन हुई, एंड इसके साथ साथ पेबल इन या ऑर्डर ऑन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो क्या बोला, ड्रॉ किया गया किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर या पेबल हुआ है इंडिया के अंदर, तो मैं कहूंगा देखो पेबल या ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम टू बी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इसे बोला जाता है। बराबर है क्या, फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या, यस सर, एकदम इजी इजी। तो सिंपल सी बात यह है कि ये दो में से कोई, दोनों में से दोनों कंडीशन जब अचीव हो जाएंगी तो मैं उसे इनलैंड मानूंगा। इसके अलावा सारे बिल जो है बेटा वो क्या माना जाता है, फॉरेन बिल यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, द इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इन इनलैंड इवन इफ इट हैज बीन एंडोर्स्ड इन द फॉरेन कंट्री। मतलब देखो क्या बोला गया, सर बना इंडिया में पेबल हो रहा था, मान लो बना इंडिया में किसी पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उसने एंडोर्स बाहर कर दिया, पर ये वाली कंडीशन तो अचीव हो गई ना, तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसे भी क्या बोला जाता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाता है। ओके सर, चलिए अब ध्यान दो। अब यहाँ पे कुछ डब्बे के मदद से इन्होंने समझाया है यहाँ पे, खैर वही है जो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बना के दिया, ये वही वहां पे दे के रखा है। अब देखो इन्होंने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, देखो सर ऐसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या जो ड्रॉन या मेड आउटसाइड इंडिया है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से, जो बने हैं इंडिया के बाहर। क्या कहा मैंने, बोलो, जो बने हैं इंडिया के बाहर, ठीक है, ओके सर। अब देखो, अब ऑन द पर्सन रेसिडेंट इन या आउटसाइड इंडिया लेकिन पेबल इन इंडिया है, या पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया पेबल आउटसाइड इंडिया है बेटा, या ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया रिसाइडिंग इन इंडिया या पेबल आउटसाइड इंडिया है, तो इसे क्या बोला जाता है, सारे चीजों को फॉरेन बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, इसे फॉरेन बिल का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल फॉरेन बिल का नाम यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए सर अब ध्यान दो यहाँ पे, अब मैं कहूंगा आपके साथ लाइबिलिटी ऑफ मेकर एंड ड्रॉवर ऑफ बिल के बारे में बात करूंगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है आप लोगों के लिए। कौन सा टॉपिक है बोलो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, ठीक है ना। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे एकदम अच्छे से समझना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो बेटा, सुनो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो, लाइबिलिटी या मेकर ऑफ फॉरेन बिल। सुनो सुनो सुनो, देखो सर, बिल गेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके, है ना। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा यूएसए में बिल बनाया, या मैं कहूंगा यूएसए में नेगोशिएबल एक प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, ओके। क्या बनाया बोलो, प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है। उसको इन्होंने किसे दिया, उसको इन्होंने किसे दिया, तो उसको इन्होंने दिया, मान लो पुतिन को दिया। किसको दिया बोलो जल्दी से, पुतिन को दिया। कहां पे, यूएसएसआर, यानी कि यूरोप बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना, ओके सर, ठीक है, आ जाइए यहाँ पे।
तो मैं कहूंगा आपके साथ इन्होंने उसको पुतिन को दिया, ठीक है। और पुतिन यहाँ पे क्या करता है, पुतिन इसको मुकेश अंबानी को वो ट्रांसफर कर देता है, क्या प्रॉमिसरी नोट वो दे देता है किसको, मुकेश अंबानी को। कहां पर, इंडिया के अंदर दे देता है, बराबर है, यस। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस बिल को मैं क्या नाम दूंगा, फॉरेन बिल नाम दूंगा या इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नाम दूंगा? सारे लोग बोलो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, क्या नाम दूंगा बेटा मैं यहाँ? बिल्कुल सही, आप लोग कह रहे हो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और मैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही इसको नाम दूंगा, ठीक है, एकदम क्लियर सर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज यूएसए में बनाया ना, यूएसए में ब्याज का दर 6% है, यूरोप में ब्याज का दर 4% है, और इंडिया में ब्याज का दर 10% है। मतलब क्या, मतलब ये कि अब देखो ड्यू डेट के ऊपर मुकेश अंबानी जाएगा बिल गेट्स के पास, और बिल गेट्स मना कर देता है प्रॉमिसरी नोट को पे करने से, यानी कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर देता है, क्या कर देता है बोलो, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर देता है, तो ऐसे केस के अंदर मुकेश अंबानी को पैसा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी जब बाद में पैसा क्लेम करेगा ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का बिल होगा, तो मुकेश अंबानी को लेट पैसा मिला, तो लेट पैसे का इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या मिलता है बोलो, लेट पैसे का इंटरेस्ट भी मिलता है। सवाल बनता है लेट पैसों का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% मिलेगा, 4% मिलेगा कि 10%? लॉजिकली सोच के देखो, मुकेश अंबानी को बिल किसने दिया, पुतिन ने दिया बेटा, मानते हो बात को, बिल किसने दिया, मुकेश अंबानी को पुतिन ने दिया। मतलब मुकेश अंबानी को पैसा किससे लेना था, एंडोर्सर से लेना था। तो अगर कल चल के बिल गेट्स फेल हो जाता है पैसा देने से, तो कंपनसेशन तो होगा बेटा, लेट पैसे देने का ब्याज तो मैं लूंगा, 1 लाख रुपए मुझे अगर लेट मिलेंगे 1 महीना, तो मैं ब्याज लूंगा, लेकिन कौन से दर से ब्याज लूंगा, क्या कहा मैंने बोलो, कौन से इंटरेस्ट रेट से ब्याज लूंगा? तो 6% से लूंगा, 4% से लूंगा कि 10% से लूंगा? सर सीधी सी बात है, मैं 4% से लूंगा। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी का जो पैसा लेना था मुकेश अंबानी को, वो पुतिन से लेना था। भले भले वो जो बिल है वो बिल गेट्स के थ्रू आया हो, बट मेरे को पैसा तो पुतिन से लेना था। तो उसके देश में जो भी ब्याज का दर होगा, यानी कि 4%, वो ब्याज के दर से मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए लेना था, तो 1 लाख प्लस मैं क्या करूंगा, 1 लाख के ऊपर 4% का ब्याज 1 महीने का डिवाइडेड 12, क्योंकि 1 महीना लेट मिला है। सर यहाँ पे क्या होता है, 1 लाख इंटू 4% डिवाइडेड बाय 12, यानी कि सर 333 यहाँ पे होता है। तो मतलब मैं 1 लाख और 333 यहाँ पे अमाउंट को क्लेम करूंगा। कौन क्लेम करेगा, मुकेश अंबानी। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना जल्दी से यस। अच्छा एक बात बताऊं, मैं मजे की बात आपको बताता हूं। मुकेश अंबानी जो है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, अब अगर डिसऑनर हुआ है तो केस लड़ सकता है, यानी कि कोर्ट में जा सकता है। तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी वो कहां पे होंगी, वो इंडिया में होंगी। समझना आप बात को। और जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कौन से कंट्री का मिलेगा, जहां से एंडोर्स हुआ है ना, वो कंट्री का रिवॉर्ड मिलेगा। एंडोर्स कंट्री का, क्या कहा मैंने बोलो, एंडोर्स कंट्री का रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड का ही आप ऐसा समझ लो, मतलब कि लॉ कहा के एप्लीकेबल होंगे, लॉ एप्लीकेबल होंगे वो कंट्री के जहां से एंडोर्स हुआ है। यानी कि मैं ऐसा कहूंगा 4% वाला जो रेट है ना, उसके बारे में मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूं। क्या आप इसको समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप मुझे जवाब देना, ठीक है? चलो सर देखो, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, कंट्री हो है, कंट्री नहीं है, कॉन्ट्ररी है, ठीक है? मतलब कहीं पे अगर कुछ और लिखा हो गया तो बात अलग है बेटा, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि जब तक कहीं और कुछ नहीं लिखा गया है, हमारी सुनो। The liability of the maker or drawer of foreign promissory note या bill of exchange या check is regulated in all essential matters। देखो क्या बोला जा रहा है, liability जो है ना, जो liability है वो all essential matters में regulated होगा, law of the place where instrument is made and the respective liabilities of acceptor and endorser by the law where instrument is made payable। मतलब क्या बोला जा रहा है, सिंपल सी बात बोली गई है कि जो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज आने वाली है वो कोर्ट, इंडिया के कोर्ट से आने वाली है। और इसके अलावा बोला जा रहा है यहाँ पे कि जहां से एंडोर्सर ने एक्सेप्ट किया था उस हिसाब से रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जाएगा।
क्या दिया जाएगा बोलो जल्दी से। और कौन देगा वो रिवॉर्ड को, बिल गेट्स देगा उस रिवॉर्ड को। कौन देगा, क्योंकि मना किसने किया, बिल गेट्स ने दिया। तो ऐसे केस के अंदर रिवॉर्ड किससे क्लेम करेंगे, बिल गेट्स से अपन क्लेम करने वाले हैं। लैंग्वेज बहुत अजीब सी इसकी लिखी हुई है, तो आपको याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एग्जाम्पल की मदद से इसको इजीली याद रखा जा सकता है बेटा। ठीक है, ओके सर। चलो सर आइए, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। आओ सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अभी चलो मैं सुनो। सर देखो क्या हुआ बेटा, एक है ना, नहीं नहीं सुनो ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया गया कहाँ पे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो आपने दे दिया चाइना में। कहा दे दिया, चाइना में आपने दे दिया। और वो चाइना से कहाँ पे आया, चाइना से वो इंडिया में पेबल हुआ। ठीक है, ओके। जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे ब्याज का दर चल रहा है 12%, चाइना में चल रहा है 8%, और इंडिया में जो ब्याज का दर चल रहा है बैंकों का वो चल रहा है 13% के आसपास का। ठीक है, ओके। अब सवाल यहाँ पे क्या बनता है, मुझे एक बात बताइए, सवाल ये बनता है कि अगर कल चल के ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज आया, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, क्या होता है बोलो जल्दी से। अगर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, क्या होता है बोलो, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे। मुझे बताइए सबसे पहले केस कहाँ पे लड़ा जाएगा। सर केस तो इंडिया में लड़ा जाता है। और मुझे एक बात बताइए, दूसरी चीज की रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा, ये रिवॉर्ड कौन से कंट्री के हिसाब से मिलेगा, रिवॉर्ड चाइना के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि अपने को पैसा किससे लेना था, चाइना वालों से। यानी कि सर रिवॉर्ड जो मुझे मिलेगा ना वो 8% के ब्याज दर से मिलने वाला है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना सर। चाइना के हिसाब से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मुझे पैसा लेना था चाइना वाले से, तो इसी का रेट मुझे एप्लीकेबल होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। समझे क्या आप बात को, अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना। यस सर। चाइना में मैं अभी पढ़ रहा था, एक इतना बड़ा डैम है बेटा, इतना बड़ा डैम है चाइना में, कि उसने अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसको 0.06 माइक्रो सेकेंड से स्लो कर दिया है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब भी दुनिया को तबाह करने की बात होती है तो चाइना ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता है। कभी कोरू फैलाना है इसको, कभी इसको डैम बनाना है आड़ा टेढ़ा। अरे शांति से जीने देना भाई, इसको कीड़ों मकोड़ों को खाना है, सब इन्हीं को करना है। मुझे तो समझ नहीं आता इनका मतलब, इनका अस्तित्व क्या है यार। तुम चाहते क्या हो यार, बता दो यार, एक बार निपटाओ यार, ये क्या मतलब क्या कर रहे हो यार तुम, है ना। चलो सर आओ यहाँ पे ध्यान दो, चलो 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 दोस्तों आइए। तो ये हुआ किसके बारे में, लाइबिलिटी ऑफ मेकर या ड्रॉवर। क्या कहा मैंने बोलो सर, लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉवर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। ठीक है, आओ सर सुनो 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 ना, सुन रहे हो ना आप लोग, यस सर। अब देखो क्या, अब हम लोग बात करेंगे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो जल्दी से, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में सर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, सर बताइए जरा जल्दी। देखो क्या, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा अर्थ होता है बेटा, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताने जा रहा हूं, और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, प्लीज फोकस करना, इनकोएट का क्या मतलब होता है। इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है बोलो जल्दी से, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है बेटा इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या अर्थ होता है बोलो जल्दी से, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होता है। अच्छा, उससे पहले 1 मिनट रुको, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ अपन ने, है ना। देखो क्या कहा गया, कहा गया। चलो देखो सर, सबसे पहले आज जो अपने को देखना है वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जब पेई का नाम ब्लैंक हो, या नेम ऑफ पेई के आगे बेयरर शब्द लिखा हो, या लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हुआ हो, तो हम लोग कहेंगे सर कि इसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसको किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, मेयर डिलीवरी की मदद से इसको नेगोशिएट किया जाता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट है ना वो किसी पर्सन को पेबल होता है तो उसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सर ये पेबल होगा पर्सन को या उसके ऑर्डर को। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है बेटा, ये कैसे होता है, ये एकदम फुल में होता है, यानी कि सर इसमें डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट दोनों किया जाता है। फिर अपन ने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया, और फिर अपन ने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात किया।
फिर लाइबिलिटी हुआ यहाँ पे कि लाइबिलिटी ऑफ मेकर या ड्रॉवर कैसा होता है, एज पर प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड, और लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर एंड एंडोर्सर प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइबिलिटी आती है। ओके सर, अब देखो क्या, अब मैं बात करने जा रहा हूं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके बारे में, इनकोएट, इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है बोलो जल्दी से, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है बोलो जल्दी से, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। रुको मैं आपको देखो ध्यान देना यहाँ पे, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये, ठीक है ना। आओ ध्यान दो, सुनो, हमारा जो क्लासिक एग्जाम्पल है मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। सर मुकेश अंबानी को आईजी सर को कितना पैसा देना था मुझे बताइए। सर मुकेश अंबानी ने आईजी सर को 5,900 रुपए देना था, बराबर है क्या। यस सर। मुकेश अंबानी ने क्या किया, मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया। क्या दिया बोलो जल्दी से, प्रॉमिसरी नोट दिया, और उस प्रॉमिसरी नोट के अंदर अमाउंट डालना भूल गए। मुकेश अंबानी ने साइन किया, मुकेश अंबानी ने उसमें मेरा नाम डाला, सब कुछ किया, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे था, सारी चीजें थी उसके ऊपर, मतलब ऑल असेंशियल कंडीशन मौजूद थी, बस अमाउंट डालना मुकेश अंबानी भूल गए, है ना। तो ये जब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जब इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आता है तो आपको लगता नहीं ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे कोई ना कोई फैक्ट या फिगर्स अगर मिसिंग होती है, क्या कहा मैंने बोलो, कोई ना कोई फैक्ट या फिगर्स अगर मिसिंग होती है, तो ऐसे केस में इसे मैं क्या नाम देता हूं, इसे मैं नाम देता हूं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम देता हूं बोलो, ये इनकम्प्लीट, या इसे ही टेक्निकल भाषा में बोलेंगे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बोलो, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का नाम इसे दिया जाता है। क्या आप इस बात को इतना समझे, सारे लोग फटाफट बताएंगे मुझे, क्या आप लोग इस बात को अभी तक समझे क्या जो मैंने कहा आपके साथ, बराबर है, एकदम इजी, अभी तक कुछ भी नहीं है। सर बस एक कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसमें कोई ना कोई चीज डालना भूल गए हो, कोई ना कोई जो असेंशियल था वो आप डालना भूल गए हो, तो उसे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ओके सर, परफेक्ट है। तो देखो, अब मैं अगर बात करूं ना, तो ये आप जानते हो बेटा, इसको स्टैम्प किया जाता है, और जो स्टैम्प किया गया है ना, ये 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे है ना। तो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर में जो मैक्सिमम अमाउंट में पुट फॉरवर्ड कर सकता हूं वो है बेटा 10,000 रुपए। इसका अर्थ क्या होता है आप ये समझो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे 10,000 रुपए तक कोई भी अमाउंट डालना है तो मैं 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता हूं। सर मुझे अगर 1 लाख का डालना है तो मुझे फिर 1,000 रुपए या 2,000 रुपए के स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा, तब जाके मैं बिल बना पाऊंगा, तब उसकी वैलिडिटी होती है। तो ये जो प्रोमिसरी नोट जिस स्टैम्प पेपर पे बना है वो 500 रुपए का है, मतलब कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10,000 रुपए की। तो देखो क्या बोला जा रहा है, तो बोला गया है कि आईजी सर अब क्या कर सकते हैं, आईजी सर अब इस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो जल्दी से, कंप्लीट कर सकते हैं। आप जरा सोच के बताना मुझे, लॉजिकली आईजी सर कितने अमाउंट तक कंप्लीट कर सकते हैं, लॉजिकली सोच के बताओ कि आईजी सर कितने अमाउंट तक कंप्लीट कर सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं 5,900 रुपए सर, है ना। दुनिया में अच्छाई खत्म मत होने देना, क्या कहा मैंने बोलो, दुनिया में अच्छाई खत्म मत होने देना बेटा। अगर आपको किसी से 5,900 लेना था तो आप केवल और केवल 5,900 ही लेना, प्लीज दुनिया से अच्छाई मत खत्म होने दो। तो इसमें बोला गया कि आईजी सर मैक्सिमम जो क्लेम कर सकते हैं ना, या जो अमाउंट डाल सकते हैं ना, वो 5,900 रुपए होगा, यानी कि इसे बोला जाता है इंटेंशन जितना पेबल था। क्या कहा मैंने बोलो, इंटेंशन ऑफ मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का कितना इंटेंशन था आपको पैसे देने का, 5,900 रुपए। तो मैं कहूंगा 5,900 रुपए तक आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान देना। अब कुछ एक कंडीशन है, देखो एमवी सर है बेटा, ये है एमवी सर। एमवी सर का क्या आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है एमवी सर का। क्या आ रहा है बोलो जल्दी से, बर्थडे आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, ये जो प्रोमिसरी नोट है ना, ये किसको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे एमबी सर को ट्रांसफर कर दिया।
एमवी सर यहाँ पे क्या माने जाते हैं? होल्डर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बोलो जल्दी से। होल्डर माने जाते हैं। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है बेटा, उसे होल्डर बोला जाता है। और एमवी सर को मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कैसा किया हो बेटा? गिफ्ट दिया हो। क्या दिया हो? बोलो, गिफ्ट दिया। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति होता है होल्डर, क्या कहा मैंने? बोलो, अगर कोई व्यक्ति होता है होल्डर, तो ये भी मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकता है? जितना इंटेंशन होगा बेटा मेकर का, जितना भी इंटेंशन होगा मुकेश अंबानी का, उतना ही अमाउंट एमवी सर भी डाल सकते हैं। यानी कि 5,900 रुपए ही एमवी भाई भी डाल सकते हैं, एमवी सर भी डाल सकते हैं। क्योंकि होल्डर है ना, ये होल्डर क्या करता है? जो इसका प्रीवियस ओनर है, ये जो होल्डर है वो अपने प्रीवियस ओनर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको बताना चाहता हूं। दूसरे केस में क्या हो रहा है बेटा? ये पीपी सर के पास इंस्ट्रूमेंट में दे रहा हूं, पीपी सर को मैं प्रोमिसरी नोट दे रहा हूं, और पीपी सर के यहाँ पे बेटा किराना शॉप है, और मैं पीपी सर के यहाँ से किराना शॉप से क्या खरीद रहा हूं? गुड्स खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? बोलो जल्दी से। गुड्स खरीद रहा हूं। तो जब मैं किसी के तो समझना, जब मैं कोई कंसिडरेशन के अगेंस्ट प्रोमिसरी नोट को एंडोर्स करता हूं, फिर से कहूंगा, जब मैं कोई कंसिडरेशन के अगेंस्ट प्रोमिसरी नोट को क्या करता हूं बताइए? एंडोर्स करता हूं। तो जिस पर्सन को मैंने एंडोर्स किया ना, वो पर्सन को बोला जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। होल्डर इन ड्यू कोर्स इसे कहा जाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है ना? और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है ना बेटा, ये मैं बताऊं आपको कितना मैक्सिमम अमाउंट डाल सकता है? ये मैक्सिमम 10,000 तक, यानी कि स्टैंप वैल्यू तक अमाउंट डाल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि पीपी सर चाहे, अब पीपी सर तो ट्रिपल चौबल पी सर है बेटा, परम पूज्य प्रणव पोपट सर है। तो अब इतने अगर कोई परम पूज्य व्यक्ति है, तो मुझे बताइए, अपन उनको किसी भी चीज के लिए मना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए पीपी सर कितना अमाउंट डाल सकते हैं? 10,000 तक का अमाउंट डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे बनता है बेटा? जब फॉर कंसिडरेशन अगर कोई व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएट करता है। सर कोई व्यक्ति को गिफ्ट वगैरह मिलता है बेटा, फुकट में अगर कोई व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पे गिफ्ट वगैरह, तो उसके पास उतना ही इंटेंशन जितना पावर होता है। लेकिन अगर कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स रहा, तो वो मैक्सिमम ज्यादा अमाउंट यहाँ पे डाल सकता है। क्या? बिल्कुल 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 सर। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? फटाफट बताइए मुझे। एकदम इजी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मजाक की बात आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट ने होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के कंसेप्ट को आपके बुक में नहीं डाला, लेकिन इन्होंने उससे रिलेटेड ये कंटेंट डाला है। अब ये बड़ी ही बेकार बात है बेटा, जहां पे बच्चे को होल्डर, अब कोई सेल्फ कर रहा होगा, उस बेचारे को होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या घंटा समझेगा? तो ये वाला जो मैंने अभी आपको ज्ञान पेला बेटा, उसके लिए मैंने पहले आपको बेस बनाया कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट कितना फिल किया जा सकता है। अब जिसको आप समझ के देखो ना, जिसको यहाँ पे पता ही नहीं है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसे क्या समझ में आने वाला है? इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके रखा हूं आपके किसके अंदर, आपके जो क्वेश्चन बैंक है ना उसके अंदर। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, तो मैंने क्वेश्चन बैंक की मदद से उसको समझाने की कोशिश किया हुआ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन करूंगा ना, तो उसके अंदर क्लियरली मैं बता देते हो, मतलब बता देता हूं उसके अंदर कि ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है करके, है ना? तो उसकी तादाद थोड़ी सी ज्यादा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, मैं बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करेंगे तो एक बार वो क्वेश्चन कर लेना समझने के लिए, फिर बाद में आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। समझे क्या आप बात को जो मैं बोला आपके साथ? अरे बोलो बेटा, आप समझे क्या बात को जो मैं कहा आपके साथ अभी, है ना? तो एक बार वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे साथ कर लेना क्लास के अंदर, बाद में मत करना वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, चलो सर, परफेक्ट है। क्या आप इसको समझ गए क्या? चलो सर, मैं अब आपको क्या कराऊंगा, अब रीड कराऊंगा। अब आप एकदम गेले हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है करके, तो समझ ही नहीं आ रहा है करके, है ना? मतलब इतनी भयंकर लैंग्वेज है थोड़ी सी, ऐसा, पर बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है ना? चलो सर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोकस करना। अच्छा, आपको ये डायग्राम वगैरह बनाना है, बना लो बेटा। किसी को डायग्राम बनाना है, लो बना लो फटाफट।
फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। डन है? क्या आपने बना लिया बताइए बेटा? ये है ना, ये वाला मैं भेजूंगा, लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब भेजूंगा बेटा, मैं आज नहीं भेजूंगा इस पेज को। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं डाल दूंगा, है ना? चलो, क्या लिख लिया सारे लोगों ने इसको? चलो सर आगे बढ़ रहा हूं मैं, अभी ध्यान देना। देखो, सुनो सुनो सुनो, आओ बेटा, ध्यान देना। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर इट इज इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट। क्या बोल रखा है बोलो? सर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इनकम्प्लीट है कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट्स को लेके। द ड्रॉवर मेकर एक्सेप्टर या एंडोर्सर, देखो क्या बोला, ड्रॉवर मेकर एक्सेप्टर एंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये साइन एंड डिलीवर कर देता है इंस्ट्रूमेंट को टू अनदर पार्टी इन हिज कैपेसिटी। लिविंग इंस्ट्रूमेंट आइदर होली ब्लैंक और हैव रिटन ऑन इट वर्ड इनकम्प्लीट, मतलब कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट चीजें डाल देता है, ठीक है? सच इंस्ट्रूमेंट को अपन लोग, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट नाम दो। और ये पावर देता है बेटा किसको? होल्डर को ये पावर देता है कि वो इसको क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है बाय राइटिंग एनी अमाउंट आइदर विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड और विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय टाइम अफेक्स। ये लिमिट का मतलब होता है 5,900, और ये लिमिट अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 रुपए, बराबर है? अभी तक क्या एकदम सब कुछ मस्त है? एग्जाम्पल देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कभी भी लॉ को समझना है तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसको केयरफुली अगर आपने पढ़े ना, आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो सकती थ्योरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल उसी तरीके से डिजाइंड होता है कि सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर हो जाए अपने। समझे क्या? यस सर। अब देखो क्या, द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल ऑफ एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। अब ये जो रूल है बेटा, ये बेस्ड है किसके ऊपर? ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है राजा बोलो? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल के ऊपर ये चीजें बेस्ड है। कि मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि हम गुड फेथ में सामने वाले व्यक्ति को क्या करने देंगे? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट है वो भरने देंगे, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी अमाउंट है वो फिल करने देंगे, ऐसा इनका कहना है, बराबर है ना? ओके सर। अब देखो क्या, अब बात करेंगे किसके बारे में? अब सर यहाँ पे बात करेंगे लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से मुझे? सर यहाँ पे बोला जा रहा है लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग ऑफ, मैं सब बताऊंगा लकी, मैं सब बता अब, और अभी बचा हुआ है कंसेप्ट मेरा, है ना? 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को पूरा पढ़ाने दो इनकोएट, फिर आपको जो डाउट होगा बिंदास पूछना। चलो सर आओ ध्यान दो। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एंड इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, देखिए, a person signing and delivering inchoate instrument is liable both to a holder and holder in due course। मतलब बोल के रखा है पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग, मतलब ये मुकेश अंबानी के बारे में बात किया। ये किसके टुवर्ड्स लायबल होते हैं? एमबी सर के टुवर्ड्स या आईजी सर के टुवर्ड्स, या होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है बेटा? पीपी सर, ठीक है ना? However, there is a difference in respective rights, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग बातें हैं। क्या अलग बात है? देखो, द होल्डर ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट कैनॉट रिकवर, क्या बोला? जो होल्डर है ना बेटा, ये कैनॉट रिकवर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। पहला देखो पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि जो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि जो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, वो क्या नहीं कर सकता? ही कैनॉट रिकवर, सारे लोग बोलेंगे ही कैनॉट रिकवर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द इंटेंडेड टू बी पेड। तो जो भी होल्डर है वो इंटेंडेड अमाउंट यानी कि 5,900 से ज्यादा को क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा कहना है। मतलब मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता है? 5,900 क्लेम कर सकता है
होल्डर, यानी कि आईजी सर भी होल्डर है, एमवी सर भी होल्डर है। हम दोनों के दोनों 5,900 के ऊपर एक भी रुपया क्लेम नहीं कर सकते। बस इन्होंने ऐसा कह दिया सर, बट नो बट चट कट टू कट, बस इतना, मतलब इतना समझ गए क्या? अरे बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? बताइए, इतना इतना एकदम मस्त मस्त था। सारे लोग बताइए, क्या इतना पॉइंट एकदम मस्त मस्त था? बोलो मुझे, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या इतना पॉइंट एकदम प्यारा प्यारा, इतना एकदम जोरदार जोरदार? यस बेटा, पीपी सर देखो, ये बात जो की है ना, ये होल्डर के बारे में बात की है। पीपी सर कौन है हमारे? पीपी सर हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है ना? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना ले सकता है? ज्यादा ले सकता है, ये होल्डर है हुआ है। तो होल्डर में कौन आए? होल्डर में दो ही लोग आए ना बेटा, ये देखो, और होल्डर इन ड्यू कोर्स में पीपी सर आए, है ना? ऐसा। ओके सर, चलो अब ध्यान दो, ये देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन however recover any amount on instrument provided it is covered by stamp affix on instrument, यानी कि पीपी सर 10,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा समझना। सर देखो, मुकेश अंबानी जो है, उनको आईजी सर को कितना पे करना था? 5,900 रुपए, बराबर है? यस। अब उन्होंने जो प्रोमिसरी नोट दिया आईजी सर ने, वो किसको दिया? पीपी सर को दिया। और पीपी सर मुकेश अंबानी के पास गए और कितना क्लेम करा गए बेटा? 10,000 रुपए क्लेम करा गए। और मुकेश अंबानी के पास ऑप्शन नहीं था, वो 10,000 रुपए उनको देना था, क्योंकि वो कौन है? क्योंकि पीपी सर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो जब भी कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी, वो सुप्रीम लीडर होता है बेटा, उसको कोई मना नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। वो कुछ जो चाहे वो कर सकता है। पीपी सर के आगे कोई बोल सकता है क्या, अरे पीपी भाई, है ना? तो कोई नहीं बोल सकता, ठीक है? ओके सर, अब देखो क्या सवाल बनता है। मुकेश अंबानी क्या बोले? मुझे देना था 5,900 और मैं दे बेटा 10,000। मैं क्या दे बेटा? बताइए मुझे, 10,000 दे बेटा। मैं लुटपुट गया, मैं तो गया, ऐसा मुकेश अंबानी गाना भी गाया। तो लॉ ने कहा तू रो मत मुकेश, तू रो मत, चिंता मत कर, लॉ ने कहा हम प्रबंध कर। लॉ ने क्या कहा? जितना भी एक्सेस पैसा तुमने दिया है पीपी सर को, वो तुम रिकवर कर लेना, किससे? आईजी सर से रिकवर कर लेना। यानी कि मुकेश अंबानी 4,100, यानी कि 10,000 माइनस जो लाइबिलिटी थी उसकी 5,900 की, 5,900 की, वो पैसा मुकेश अंबानी किससे क्लेम कर सकता है? आईजी सर से क्लेम कर सकता है। किससे क्लेम कर सकता है? बोलो राजा, आईजी सर से मुकेश अंबानी जी क्लेम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। किससे क्लेम कर सकते हैं? आईजी सर से वो अमाउंट को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। पर पीपी सर को होल्डर ऑन ड्यू कोर्स का टाइटल कैसे मिला? पूरी रामायण हो गई, और अब देवांश पूछ रहा है राम सीता जी की कौन थे करके। अरे भाई साहब, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक से एक, है ना? मतलब एक से एक भयंकर। बेटा पीपी सर को इसलिए मिला होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल, क्योंकि उनको प्रोमिसरी नोट मिला था किसी कंसीडरेशन के अगेंस्ट। जब किसी कंसीडरेशन के अगेंस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दिया जाता है, तो जिस पर्सन को मिलता है उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। और जिसको फ्री में मिला, फुकट में मिला, गिफ्ट में मिला, उसको क्या बोला जाता है? उसे होल्डर बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो जल्दी से, समझे क्या आप बात को, है ना? बोलो। ढोकला है? ढोकला नहीं बेटा, ढोकले के साथ चटनी है, जिसका कोई काम नहीं है वो। हदी हो गई। मतलब मैं इतना गला पहाड़ पहाड़ के चिल्लाया यहाँ पे कि, और ये भी बता रहा मैं एग्जांपल दे दे के इतना प्यार से कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है नहीं, सब कुछ मैं। और तुम बेटा, पिज्जा के ऊपर रहने वाले वो काले काले गोले नहीं आते हैं क्या बेटा? वो हो तुम, जो उठा के साइड में रख देंगे। हाँ भी बोल, वो देखो नालायक, हाँ भी बोल रहा है वो देवांश, हाँ हूँ बोले हैं। अरे ओ माय गॉड, ट्रू लव, है ना? आओ सर, चलो आओ दोस्तों, आओ, सारे के सारे लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ू क्या मैं? अरे बोलो ना जल्दी से, है ना? चलो 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 सर, आगे बढ़े। अच्छा, तो ये क्या था, ये बताइए ना सर, ये क्या है? ये सारी वो बातें हैं लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। अब सर उसी, वो जो अपन ने ये बातें पढ़ी ना अभी, उसी बातों को थोड़ा सा और टेक्निकल शब्दों में ये लोग आगे लिखने जा रहे हैं, आओ उसको भी पढ़ेंगे बेटा, है ना? देखो क्या,
सेक्शन 20 क्या कहता है पहले पढ़ेंगे, फिर जो काटना होगा कटवा दूंगा, बाकी नोट्स तो अपन ने बनाई है, तो नोट्स में आपको अच्छे से इसमें रीड कराऊंगा कि क्या नोट्स के अंदर आना चाहिए आपके, मतलब आपके आंसर में क्या क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सर, सुनो, बढ़ू मैं आगे। देखिए, सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट रेड एज, क्या बोला गया यहाँ पे बोलो, जो सेक्शन 20 है बेटा एक्ट का, उसको रीड किया जाता है कैसे, where one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with law relating to negotiable instrument then in force in India and either, अब देखो क्या, either wholly blank या have written thereon incomplete negotiable instrument, he thereby gives a prima facie authority to holder thereof to make and complete as the case may be upon the negotiable instrument। तब ये क्या होता है कि सर जब मैं ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट किसी व्यक्ति को दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं सामने वाले अथॉरिटी को पावर दे रहा हूं कि तू इस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर ले। क्या कर ले बोलो, तू इस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर ले, तू इस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर ले, ऐसा पावर मैं उसको दे रहा हूं। फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन, कोई भी अमाउंट जो स्पेसिफाइड है उसमें, लेकिन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय स्टैंप। अब कौन कितना करेगा ये आगे बढ़ेंगे। द पर्सन सो शाइनिंग शैल बी लायबल अपॉन इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही हैज साइंड द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या बोला गया, कैपेसिटी जितना है 10,000 जितनी कैपेसिटी है तो उतने अमाउंट के लिए लायबल, प्रोवाइडेड नो अदर पर्सन अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि होल्डर, क्या बोला यहाँ पे, होल्डर, नो पर्सन अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर कर पाएगा बेटा इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंटेंडेड बाय देम। मतलब बोला जा रहा है कि जो होल्डर है ना वो केवल और केवल अमाउंट ऑफ इंटेंशन जितना ही पैसा क्लेम कर सकता है, यानी कि आईजी सर और एमवी सर केवल 5,900 क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पीपी सर कितना क्लेम कर पाएंगे, 10,000 रुपए क्लेम कर पाएंगे। क्या आपको लगता नहीं बेटा ये सारी वही बातें हैं जो इन्होंने इससे पहले यहाँ पे की। बोलो ना मुझे जल्दी से, इन्हें आदत है बार बार चीजों को रिपीट करने का, पर आप इसे काट दीजिए बेटा, आप इसको है ना काट दीजिए, और काटने में तो आप माहिर है ही। ठीक है, आओ बेटा देखो क्या, सुनो सुनो सुनो, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको अपने नोट से बताता हूँ। ठीक है, देखिए, इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है सर्टन एस्पेक्ट में, सर ड्रॉवर मेकर या एंडोर्सन इसको साइन एंड डिलीवर कर देता है बेटा इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक या इनकम्प्लीट छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी है होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स के टुवर्ड्स कितनी, कैन नॉट रिकवर मोर देन अमाउंट इंडेंटेड, यानी कि 5,900 रुपए हुआ, और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बोला जा रहा है, कैन रिकवर एनी अमाउंट, क्या बोला यहाँ पे बोलो, कैन रिकवर एनी अमाउंट प्रोवाइडेड देयर इज दैट इज एडिक्वेटली स्टैम्प्ड, यानी कि सर विद इन द इंस्ट्रूमेंट लिमिट आप कितना भी पैसा यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। क्या कहा मैंने, बोलो, विद इन इंस्ट्रूमेंट लिमिट, यानी कि 10,000 तक आप पैसा यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। समझे क्या, ये नोट्स तो मैं आपके आपके ग्रुप पे भिजवा दूंगा, जो रिकॉर्डेड इसको देख रहे हैं तो प्रणव सर ने आपको है ना लिंक दे के रखी है बेटा, जो जिसके अंदर लेक्चर ट्रैकर है, सब कुछ है, वहां आपको ये नोट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है, समझ गए क्या, बोलो बेटा जी, क्या आप इस बात को समझ गए क्या, फटाफट बताइए मुझे। सारे लोग बोलेंगे डन डना डन डन, नहीं नहीं आप बोल दो मुझे डन डना डन डन, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, नहीं तो बोलो हाँ सर हो चुका है करके, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है क्या, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है, डन डना डन डन। चलो सर D4, आओ आगे बढ़े, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आगे बढ़े। हाँ सर बिंदास आगे बढ़ो, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर सर, बिंदास आगे बढ़िए, क्या कहना है आपका, नहीं, चलो सर आ जाओ, देखो क्या, अब मैं आपको अगला इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। अगला इंस्ट्रूमेंट किस बारे में बात करता है, अगला इंस्ट्रूमेंट आपके साथ बात करता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है बोलो जल्दी से, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है, किसके बारे में बोलो जल्दी से, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, है ना, यस सर। चलो, तो हमने क्या पढ़ा सर, मेरे हिसाब से ये लास्ट इंस्ट्रूमेंट का टाइप होने वाला है, देखो ना, देखो,
हम लोगों ने बेयरर पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया, इनलैंड पढ़ लिया, फॉरेन पढ़ लिया, इनकोएड भी पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और इसके बाद अपना क्या खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपना यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलो सर ध्यान दो यहाँ पे। सर ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का आखिर अर्थ क्या होता है ये तो समझा दो सर। ओ सर ये तो समझा दो एम्बिगुअस का अर्थ क्या होता है। देखो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या, कंफ्यूज, क्या होना बोलो जल्दी से, कंफ्यूज होना। एम्बिग्यूअस कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूजन करके, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो सर ये जो कंफ्यूजन है किस चीज को लेके, सर देखो क्या हो रहा है कि हमें है ना, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, क्या है बोलो जल्दी से, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का टेक्निकल शब्द होता है इंस्ट्रूमेंट है, क्या है बोलो जल्दी से, इंस्ट्रूमेंट है। पर हमें समझ नहीं आ रहा है बेटा, क्या नहीं समझ आ रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे प्रोमिसरी नोट मानूं या मैं इसे बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। तो हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें समझ नहीं आ रहा है प्रोमिसरी नोट मानूं या बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं, है ना। मतलब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, समझ नहीं आ रहा है कि आई लव यू बोलूं या फ्रेंड ही रहने दूं, मतलब सॉरी प्रोमिसरी नोट बोलूं या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलूं, समझ नहीं आ रहा है इसे। तो इनका क्या कहना है, लॉ का कहना है कि ये होल्डर के डिस्क्रिशन पे, क्या बोला बोलो जल्दी से, जो होल्डर है ना बेटा, ये होल्डर सुन, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास चॉइस है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से, तुम्हारे पास चॉइस है। किस बात की चॉइस है तुम्हारे पास, तुमको चाहिए तो एक तो तुम इसे प्रोमिसरी नोट मान लो, या तुमको चाहिए तो आप इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो। लेकिन आपने एक बार जिसको जो मान लिया, मतलब एक बार आपने बोल दिया कि ये तो प्रोमिसरी नोट है, बस किस्सा खत्म, अब वो प्रोमिसरी नोट ही बन के रहेगा जीवन भर। आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि बस फ्रेंड है तो बस एज अ फ्रेंड है, अब और कुछ नहीं। समझ रहे क्या बात को। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, क्या मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बोला गया होल्डर सुन ले, इट्स समझना बात को, इट्स हर चॉइस, समझा बात को, इट्स हर चॉइस। हाँ तो ये होल्डर की चॉइस है कि उसे क्या मानना है, उसे प्रोमिसरी नोट मानना है या बिल ऑफ एक्सचेंज मानना है, समझना बात को। तो बेटा क्या है बताइए, इसकी चॉइस है बेटा, इट्स हर चॉइस, ध्यान रखना, इट्स क्या बोलिए ना, इट्स हर चॉइस, ठीक है ना। ओके सर, तो ये क्या है बेटा, ये उसकी चॉइस है बेटा, समझेगा बात को, इट्स हर चॉइस, याद करना, नेहा बोल रही है इट्स हर चॉइस, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, बताइए सर, वो डिसाइड करेंगे, बोलते नहीं आप लोग कि प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन एक बार अगर आपने जिसको जो मान लिया, बस किस्सा खत्म, किस्सा खत्म, अब आप उसको बदल नहीं सकते, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया है। देखो सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रूएड, कंस्ट्रूएड का मतलब होता है कंक्लूडेड, क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से, कंक्लूडेड, कंक्लूडेड आइदर एज अ प्रोमिसरी, आइदर एक तो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर में एट हिज डिस्क्रिशन या इलेक्शन ट्रीट इट आइदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल henceforward बी ट्रीटेड एज अकॉर्डिंगली। तो ये होल्डर को तुमको जो करना है करो यार, ये तुम्हारी चॉइस है करके, समझेगा आप बात को। अरे बोलो ना मुझे जल्दी से, है ना। यस सर। अब देखो क्या, thus an instrument which is a vague and cannot be clearly identified, कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है, उसे बोला जाता है क्या, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है बोलो, उसे सर एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ओके सर। अब देखो क्या, इन अदर वर्ड्स सच एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रूएड आइदर एज, अब देखो ये अदर वर्ड्स है तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या है बोलो जल्दी से, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे, ऊपर की भाषा है जो दी जा रही है, पहले पढ़ेंगे फिर काटेंगे तो मजा आएगा ना बेटा, पहले जानो और फिर काटो, बिना जाने ही काट दिया तो क्या मतलब, है ना। आओ सर देखो क्या, तो पहले बात करो फंसाओ फिर क्या, आओ सर देखो क्या, such an instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange. Section 17 provides that holder may at his discretion treat it as either, an instrument shall therefore be treated accordingly, ठीक है ना। आओ, thus after exercising his option the holder cannot change the other kind of instrument। मतलब मैंने क्या कहा, नहीं तो मैं, आप गलत समझ रहे हैं बेटा, आप क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं पहले समझ, पहले पढ़ो,
इंस्ट्रूमेंट को जानो और फिर उसके बाद उसको एक बार डिसाइड कर लिया, बस किस्सा खत्म। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अरे अब तो पहले आपने डिसाइड कर लिया फ्रेंड, अरे अब तो फीलिंग जैसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक बार प्रॉमिसरी नोट डिसाइड कर लिया ना, बस किस्सा खत्म। अब आप इसको बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बाकी चीजें नहीं बोल सकते, मैं पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, मतलब एक बार नो रिवर्स, एक बार डिसीजन ले लिया बस फाइनल, किस्सा खत्म। समझे क्या आप बात को? एक तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो, या जिससे शादी हुई है उससे प्यार करो, बस किस्सा खत्म सर। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है और कुछ भी नहीं। ज्यादा अच्छे से आज का कंसेप्ट आपको समझ गया होगा, इसको काट देना ये वाले लाइनों को। बस आखिरी वाला जो लाइन है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर के पॉइंट्स को आप यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है ना। चलो सर, हो गया क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? फटाफट बताए, जल्दी से बताए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? हम्म। अच्छा, सर ये लॉ से लव पे कब शिफ्ट हो गए? ऐसे ही चलो सर, चलो डन डना डन डन बोलो। समझ गए? अब तो तुम्हें समझना ही है बेटा, ये तुम्हें नहीं समझेगा तो किसे समझेगा, तुम्हें ही तो समझेगा ये सब, और क्या है ना। चलिए सर, अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, नेगोशिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सर आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक को मैं पूरा पूरा फिनिश ऑफ करूंगा यहाँ तक, फिर सेक्शन 138 को लगे तो कल चालू करूंगा, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पे, अबे ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, आप बोलोगे सर क्या खेल रहे बच्चों जैसा अपन, है ना। चलो सर थोड़ा सा 1 मिनट रुको तो यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं पानी लेके आता हूँ। मैं हाँ
ओके, चलो 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 चलो, आओ सारे के सारे लोग। चलो दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चालू हो गया तुम्हारा, है ना? तुमको थोड़ा सा टाइम मिला तो तुम रिवाइजन नहीं करोगे, तुम सामने वाले की कुंडली पूछा करोगे। कहाँ से तुम रहता है, तुम्हारी जन्म तारीख क्या है, मेरा तुम्हारा जन्म का समय क्या है ना? मतलब बहुत ही हो गया यार, मतलब ये तो। आओ, चलो 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 दोस्तों, ध्यान देंगे। अगले वाले पॉइंट के ऊपर मैं बढ़ने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं सोच रहा हूं कि आगे कंटिन्यू करूं या यही रुकूं। और 2 दिन लगेंगे मेरे हिसाब से अपने को ये पूरे टॉपिक्स को समाप्त करने के लिए। 2 दिन के बाद अपना ये टॉपिक यानी कि 13 और 14 अगस्त तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपका। नहीं हुआ तो 15 को एक और दिन चलेगा, बहुत हो गया, पर 15 तक हो जाएगा अपना। क्या कहना है आपको, रोक दूं या छोड़ दूं या कंटिन्यू करूं? आप बताइए। रोक दूं? ठीक है, चलो आज के लिए एक काम करता हूं, केवल इतना ही। सुनो, बात को ध्यान दो। केवल और केवल तो इंडिपेंडेंस डे तो तुमको क्या करना है बेटा, तुमको झंडा कहीं लहराने जाना है, और जाओगे तो सुबह जाना, बिल्कुल जाओ, लेकिन सुबह जाओ बेटा, है ना? हाँ, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग, सुनो ना, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख के अपना लॉ हो जाता है पूरा पूरा फिनिश, है ना? अच्छा लग रहा है मेरे को एकदम, ऐसा अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, दोनों चीज लग रही है। बहुत कट टू कट एकदम, मजा आ गया एकदम, ऐसा मस्त बैच चली है। चलिए सर, तो मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ किसके, कब? कल मिलूंगा मैं आपके साथ 5:45 को फिर से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय 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 एंड बाय बाय।